आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखिए, हम इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट होगा कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, और दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स में किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो आज का जो पार्ट है वो है ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये जो हमें बताएगा, देखो जैसे हमने कोई भी खाना खाया, ठीक है, अब उस खाने से हमें किस तरह से एनर्जी मिल रही है, किस तरीके से वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है, हमें ये चीज़ जानने को और सीखने को मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, ये आगे आने वाली क्लासेस के लिए, क्योंकि ये बायो का जो चैप्टर है आगे आने वाली बायो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आपको इधर बगल में दिख रहा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, किस तरीके से काम करेगा इसके बारे में हम समझेंगे, अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में समझेंगे, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से ये यूज़ होंगे, उन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो ऑर्गन्स इसमें काम कर रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, उनके बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं आपके सामने लिखूं, थोड़ी देर के लिए आप इधर फोकस कीजिएगा और समझिएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने लिखूं कि जो हमें इम्पोर्टेंट सबसे पहले जहां से शुरुआत होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो होती है बक्कल कैविटी से। ठीक है, बक्कल कैविटी क्या है? हमारा मुंह है। ठीक है, यहां से शुरुआत होगी। ठीक है, पहले मैं एक बारी ऑर्गन्स के नाम लिखता हूं, उनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे देखेंगे। देखिए, बक्कल कैविटी से ये जो कनेक्टेड है दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस कनेक्टेड है स्टमक से। स्टमक कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में हमारे पास होता है एनस। ये हमारे पास में कुछ ऑर्गन्स हैं जो यहाँ पे काम करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे और डाइजेशन का काम करवाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब एक बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो फिर ये क्या है? ये सारे क्या हैं? ये तो मिलकर हमारे पास एक रास्ता बना रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक बना रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक। अब कहोगे ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये समझिएगा। जैसे मान लो, सपोज करो मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट कहूँ, आप घूमने जाना चाहते हो, आपने कहा कि छुट्टियां हो गई है तो हम घूमने जाना चाहते हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने घर से निकले, आप पहाड़ों की तरफ चल पड़े। ये जो आप रास्ता कवर करोगे, ये जो आप ट्रैवल कर रहे हो यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने का, ये ट्रैक है, एक रास्ता है। इस रास्ते को आपको कवर करना है। आप घर से चले तो आपको बीच में कहीं ना कहीं स्टे भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी, जैसे आप बीच में रुके खाना खाए, तो वो भी तो बहुत ज़रूरी है इस रास्ते को कवर करने में। ठीक है, खाली ये रास्ता ही नहीं है जो इसको डाइजेशन करवाने में हेल्प कर रहा है, नहीं, इसके अलावा कुछ और भी पार्ट है। इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। इतने पार्ट को बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक, कि खाना मुंह से ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से खाना स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और फिर एनस के थ्रू वो बाहर चला जाएगा। ये तो एक रास्ता है। तो फिर बात आती है कि डाइजेशन कहाँ हुआ? डाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन कुछ और भी है जो हेल्प कर रहे हैं। वो क्या है? तो कुछ ग्लैंड्स हैं जो इसमें हेल्प करवा रहे हैं। जैसे हमारे पास देखने को मिलता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड देखने को मिलेगा, हमें पढ़ेंगे इनके बारे में। बाद में हमें देखने को मिलेगा लीवर, ये भी कुछ काम करेगा अपना, इसका भी कोई रोल होगा। इसी में गॉल ब्लैडर होते हैं, इसी में गॉल ब्लैडर होते हैं, वो भी कुछ रोल प्ले करेगा। इसी में पैनक्रियाज होते हैं, ये भी कुछ रोल प्ले करेंगे। इन सब से मिलकर जो भी प्रोसेस होगी
जो भी हमें एनर्जी मिलेगी, जो भी हम खाने से जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, वो सब कहलाती है डाइजेस्टिव सिस्टम। ध्यान रखना, ये सब मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। खाली यही डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ये तो सिर्फ एक डाइजेस्टिव या एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम बोल सकते हैं, ये सिर्फ एक डाइजेस्टिव ट्रैक है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? ये सब मिलके, ये जो ग्लैंड्स हैं, इन सब को मिला दिया जाए, जब जाके हमारे पास में बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो हम एक एक के बारे में समझेंगे। अब ध्यान से सुनना, पहले हम एक एक के बारे में समझते हैं, इनके बारे में। बक्कल कैविटी क्या रोल करेगी, क्या होती है, किस तरीके से हम देखें इसको, इनके बारे में हम सबके बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा और उस टेबल में सारी चीज़ें मेंशन होंगी, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बक्कल कैविटी से स्टार्ट करते हैं। क्या है, कहाँ से शुरुआत होगी? देखो, बक्कल कैविटी ये जो है हमारे पास में, एक तरीके से बक्कल कैविटी कह दो या इसको माउथ कह दो, ठीक है, जहां से डाइजेशन शुरू होता है, बक्कल कैविटी। समझना, अब ये हमारा मुंह है, ठीक है, बक्कल कैविटी कह दो, साइंस में हम इसको बक्कल कैविटी कह रहे हैं, ये हम मुंह की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने खाना शुरू किया, पहला निवाला हमने मुंह में डाला, तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, डाइजेशन की जो प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस होगी डाइजेशन की, वो स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई, प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई। इसी को हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम खाने को मुंह में डाल रहे हैं, हम खाना चाहते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। अब ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना इधर। अब अगर यदि आप बक्कल कैविटी को देखो, आप मुंह को देखिए, तो आपको क्या चीजें नजर आएंगी? क्या चीज नजर आएगी? तो सबसे पहले आपको तो दांत दिखेंगे। सबसे पहले क्या दिखेगा? दांत दिखेगा। फिर जीभ दिखेगी, और जीभ के ऊपर आपको दिखेगा, क्या ये जीभ सूखी है? नहीं, इस जीभ के ऊपर आपको वाटर टाइप का, या मैं ये कह दूं कुछ गिल्ली गिल्ली सी लगेगी। तो ये क्या है? तो इस तरीके से हमें यहाँ पे तीन चीजें देखने को मिलती हैं। पहला, दांत देखने को मिलते हैं। दूसरा, हमें यहाँ पे दैट इज टंग देखने को मिलेगा। और तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो इंपॉर्टेंट, दैट इज सलाइवा। कहां से आई वो भी देखेंगे, ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो हमें ये तीन चीजें देखने को मिलती है। अगर ये तीन चीजें ना हो, मान लो सपोज करो दांत नहीं है, तो क्या हम खाने को चबा पाए? नहीं। क्या हम खाने को काट पाए? नहीं। छोटा भी नहीं कर पाए। भाई आपने कोई भी रोटी का एक बाइट लिया, तो क्या वो एज इट इज सीधा चला गया हमारे पेट में? नहीं, आपको उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, उसको छोटा बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। आप कुछ भी खाना चाहते हो तो आप उसको पहले तोड़ोगे, तो तोड़ने के लिए हमें दांत की जरूरत पड़ेगी। बिना इसके दांत की बिना दांत की हेल्प के आप उसको छोटा बना ही नहीं सकते। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दांत, ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब सुनना, अब सुनना ध्यान से। दांत के बारे में अगर यदि हम बात करें, तो आप दो तरीके से इसको देखते हो। दो तरीके से मतलब, जैसे जब आप छोटे थे तो आपको बोल दिया जाता है कि तेरे दूध के दांत तो टूटे नहीं है अभी से, और तू इतनी फालतू की बातें कर रहे हैं। बहुत बारी सुना होगा। जैसे आप कोई बात कर रहे हो, तो आप कोई समझदार वाली बात कर दो, तो आपकी मम्मा कहेगी अभी से तेरे दूध के दांत तो टूटे भी नहीं है, और तू अब इतना समझदार हो गया, इतनी समझदारों वाली बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार दूध के दांत का मतलब क्या हुआ? अब आप स्कूल में जा रहे हो, तो फिर किसी ने बोल दिया वहाँ पे, आपने सुना तेरी बत्तीस ही तोड़ दूंगा। क्या मतलब हुआ इनका? आपने बहुत बार सुना होगा, बत्तीस ही तोड़ दूंगा, दूध के दांत नहीं टूटे। ये क्या है? यहाँ से समझते हैं हम, दांत दो तरीके से। जैसे हम एज की बात करें, जैसे हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो वहाँ से लेके 6 से 8 साल तक, जब 6 to 8 ईयर्स तक जब हम पहुँचते हैं, तब तक हमारे शरीर में दूध के जो दांत होते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं दूध के दांत, ठीक है, वो दांत अलग होते हैं। और इसके बाद आफ्टर 10 ईयर्स या 8 to 10 ईयर्स दांत अलग होते हैं। अब कहोगे ये किस तरीके से होता है? देखो,
ये जो दांत होते हैं जब 6 से 8 साल के बीच के पीरियड तक जो दांत होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, टेम्पररी। अब वो ये कैसे, ये दांत टेम्पररी होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं, फिर ये गिर जाते हैं और इनको रिप्लेस करके हमारे पास नए दांत आते हैं, ये होते हैं परमानेंट। ये होते हैं परमानेंट जो पूरी लाइफ चलेंगे। ठीक है, 8 से 10 साल के बाद में जो नए दांत आते हैं वो परमानेंट होते हैं, उससे पहले जो दांत होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। अब कहोगे इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरीके से, देखो अब समझो इन चीज़ों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम इसको समझते हैं, दांत का रोल समझते हैं। ठीक है, देखिए हम किसी अडल्ट की बात करते हैं और उनमें समझते हैं कि दांत कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से होते हैं, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे छोटे बच्चे से। ठीक है, देखो अगर हम किसी अडल्ट की बात करें तो किसी भी अडल्ट में 32 दांत होते हैं, नंबर ऑफ टीथ होते हैं 32। अब कहोगे 32, हाँ, जब आप दांत देखोगे तो आपको यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट, ऊपर और नीचे दोनों पार्ट को देखोगे तो टोटल मिला के आपको 32 दांत देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको चार तरीके के दांत देखने को मिलेंगे, 4 तरीके के। अब कहोगे 4 तरीके के, हाँ, सबसे पहले आप देखोगे इंसीजर, जो आपको शुरुआत में ये जो 4 दांत दिख रहे हैं, शुरुआत के पहले जो 4, ठीक है, इंसीजर। सेकंड हमारे पास होता है दैट इज कैनियन। थर्ड दैट इज प्रीमोलर, और लास्ट में होता है हमारे पास में मोलर। क्या है, देखो सबसे आगे वाले जो पार्ट है, सबसे आगे के 4, शुरुआत के जो 4 है वो क्या है, इंसीजर। तो 4 ऊपर है, 4 ऊपर वाले जबड़े पे, 4 नीचे वाले जबड़े पे, तो टोटल हो गए 8। तो ऐसे करके आपको 8 दांत देखने को मिलेंगे, 8 दांत देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद जैसे ये 4 दांत खत्म होंगे, अगला जो पार्ट होगा एक नुकीला सा आपको दांत देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कैनियन। और ये दोनों पार्ट में होता है, लेफ्ट भी होता है राइट भी होता है, लेफ्ट में भी होगा राइट में भी होगा। तो हमारे पास 2, ऊपर वाले पे 2, नीचे वाले पे 2, तो 2 ऊपर 2 नीचे, कितने हो गए, 4 दांत देखने को मिले। इसके बाद जैसे आप प्री मोलर पे पहुंचे, प्री मोलर क्या, अब उससे आगे बढ़िए, जैसे आप यहां से चले तो आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा 2 दांत, तो 4 हो गए, ऊपर 4 नीचे 4, टोटल 8 हो गए। और लास्ट में जो बच गए 3 पीछे की तरफ, जो पीछे लास्ट में 3 बचे, पीछे लास्ट में 3, तो एक तरफ 3 है, इस तरफ भी 3 है, तो ऊपर कितने हो गए 6, नीचे कितने हो गए 6। तो हमारे पास 3 एक तरफ 3 एक तरफ, तो टोटल हो गए 6 और 6 12। जब आप इनका टोटल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 32 दांत। अब देखो, अब ध्यान से सुना, समझना, मोलर टीथ होते हैं वो भी एक तरीके से अक्ल जाड़, जैसे आप 18 के हो जाओगे, 18 के आसपास या 18-20 की एज में जाओगे, तो आपके लास्ट में जो सबसे आखिरी में जो जाड़ होगी, जिसको हम बोलेंगे दांत होगा, वो निकल के आएगा। और वो कब आएगा, अक्ल दांत, उसको बोलते हैं अक्ल दांत, मोलर। ठीक है, लास्ट में मोलर आता है। क्लियर, अब समझो जरा इस चीज़ को। अब ऐसा नहीं है कि जब अकल आएगी तभी आपके दांत आएगा, नहीं, अकल तो आपको अभी भी है, इंटेलिजेंट आप अभी भी हो, लेकिन वो एक टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड में वो आता है, उस दांत के आने से हम बोल देते हैं कि भाई अकल जाड़ आ गई है, तो चलो ठीक है, अब ये बच्चा समझदार हो गया। इस तरीके से हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी उसका अकल से कोई लेना देना नहीं है, इंटेलिजेंट आप अभी भी हो, पहले भी थे। ठीक है, तो हमारे पास में इस तरीके से इनका जो टोटल देखें तो हमारे पास इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर और मोलर हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम किसी चाइल्डहुड में जो बच्चे हैं उनमें किस तरीके से दांत होते हैं और कितने होते हैं। तो देखो, उनमें नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो 20 होते हैं। अब कहोगे ये 20 और ये 32, इतना गैप, हाँ, क्यों, क्योंकि उनके पास पहली चीज तो प्री मोलर होते ही नहीं है। पहली बात तो ये, क्या नहीं होता, प्री मोलर होता ही नहीं है। तो प्री मोलर नहीं होते तो इसका मतलब कितने दांत खत्म हो गए, 8 दांत तो ये खत्म हो गए।
है ही नहीं उनके पास, है ही नहीं। उसके बाद अब बचे हमारे पास में, अब मैंने अभी अभी क्या बोला, अक्कल जाड़ आएगी। मैंने क्या बोला, अक्कल जाड़ आएगी। तो अक्कल जाड़ कब आएगी, जब वो समझदार होगा, थोड़ा बच्चा बड़ा होगा। अभी तो ये छोटा है, तो इसको अक्ल की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या उसके लास्ट में जो अक्ल जाड़ है वो जरूरत है, नहीं है। तो उसके पास दो, दो ऊपर दो नीचे, तो टोटल मिला के हमारे पास 4 क्या हो गई। ऐसे मोलर नहीं होता, लास्ट वाला जो सबसे आखिरी में, सबसे आखिरी में जो दांत होगा वो नहीं मिलेगा, मोलर में नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमारे पास में टोटल 4, एक इधर एक इधर एक नीचे एक इस तरफ, तो टोटल हमारे पास चारों कॉर्नर में 4 हो गए। ये हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास कितने हो गए टोटल 12। तो इसका मतलब ये इनमें नहीं होते सॉरी, ये इनमें नहीं होते तो इनकी टोटल नंबर कितने हो गए 20। तो ध्यान रखना, बच्चों में 20 होते हैं, बड़ों में 32 होते हैं। क्लियर, पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास में जो बात हो रही है, इनका काम क्या है, दांत क्या करेगा, किसी भी खाने को उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, तोड़ने में हेल्प करता है। जब अभी हम कोई खाना खा रहे हैं तो खाने को वो छोटे पार्ट में तोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिससे हमें वो खाना खाने में आसानी हो जाए। अब यहां पे रोल आता है अब टंग का। अगर मान लो, सपोज करना, ध्यान से सुनना, हमारे पास में जीभ नहीं है। आप ये सोच लो कि हमारे पास जीभ है ही नहीं, तो आपने खाना इधर डाला तो वो खाना इधर ही घूमता रहेगा, ऐसे ही बस यूं ही चलता रहेगा एक ही तरफ, आप उसको दूसरी तरफ ला ही नहीं सकते। जीभ के साथ में जब आप खाना खाओगे तो वो जीभ उसको क्या करेगी, क्योंकि जीभ क्या है, फ्लेक्सिबल है, मूव कर रही है, फ्लेक्सिबल। ये क्या है, बक्कल कैविटी के एंड में जुड़ी हुई है, नीचे जुड़ी हुई है, नीचे ये कनेक्टेड है, ठीक है, और आगे से ये फ्री है। इसका जो फ्रंट पार्ट है वो फ्री है, जिसकी वजह से ये मूव कर रही है, जिसकी वजह से ये मूवेबल है। और जब ये मूव कर रही है तो ये खाने को क्या कर रही है, इधर से उधर घूमने में हेल्प कर रही है, ठीक है, फ्री मूव कर रही है। इसी की वजह से तो हम बोल पा रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं, वो कौन है, जीभ, जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। पॉइंट क्लियर है। तो हमारे पास में ये मूवेबल है, इस वजह से खाना इस पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने में, मूव करने में हेल्प करता है। क्लियर। अब एक बात सोचो एक बात सोचना आप ध्यान से। सपोज करो मैंने कोई सॉलिड खाया, जैसे हम पत्थर खा रहे हैं, पत्थर खाया, खाना नहीं है, बस जस्ट एक एग्जांपल है जिसको समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। आपने उस पत्थर को खाया, आप क्या उसको गिल्ला कर पाओगे, नहीं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। उसको तोड़ना बहुत आसान नहीं है, इतना आसान है ही नहीं उसको तोड़ना। क्यों, क्योंकि वो सॉफ्ट होगा नहीं, वो हार्ड है, और वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आप उसको कितना पानी में डाल लो, वो हार्ड था, हार्ड है और हार्ड ही रहेगा, ऐसा ही होगा। अब आप सोच के देखो, अगर आपने खाना खाया, वो खाना सॉफ्ट नहीं हुआ, तो क्या आप उसको बाइट कर पाओगे, आप उसको रोटेट कर पाओगे, चबा पाओगे, नहीं। तो पहले तो मुझे उस खाने को तोड़ने के लिए दांत लगे, दांत ने उसको तोड़ दिया, ठीक है, जीभ उसको रोटेट कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज, जीभ उससे टेस्ट लेगी, वो भी बात करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं एक बार सलाइवा का रोल समझ लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि इसको गीला करना पड़ेगा। जैसे हमने कल एक एग्जांपल देखा ना कि हमें, जैसे मान लो किसी बूढ़े आदमी के दांत नहीं है, तो खाना उसने रोटी, उसका खाने का मन कर रहा है, रोटी खाने का मन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, दूध में ऐसे डाल दी रोटी, तो रोटी सॉफ्ट हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी तो वो खाई जाएगी, बहुत आसानी से खाई जाएगी, ठीक है। ऐसा ही सेम काम हमारे पास टंग करती है। यहां से टंग सलाइवा रिलीज करेगी। ये क्या होता है, ये वोटरी होती है। जो पानी में, जो पानी होगा जिससे खाना सॉफ्ट बनेगा, जिससे वाटर मिक्स होगा, खाने में मिक्स होगा और उसको सॉफ्ट बना देगी, जो कि इजीली मूव कर पाएगी, इजीली वो खाना मूव कर पा रहे हैं। पॉइंट क्लियर है। अब
टंग का और भी कोई काम है क्या? टंग का काम है टेस्ट। अब एक बात देखना, जैसे ही आप खाना खाओगे तो खाने को जैसे ही आप मुंह में लेके जाओगे तो आप तुरंत कह दोगे ये मीठा है, ये खट्टा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो जीभ है, जो टंग है, इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो फील करेंगे कि हाँ अच्छा ये खाना मीठा है। अगर उसमें मीठा है, शुगर है अगर उसमें, तो हमें मिठास आएगा। अगर उसमें विटामिन सी है तो हमें खटास लगेगा। जैसे आपने नींबू खाया तो आप तुरंत कहोगे ये तो खट्टा है। आपने दूध पिया तो आप कहोगे ये मीठा है, ठीक है। आपने चीनी खाई तो आप कहोगे ये मीठी है। मिर्च खाई तो आप कहोगे ये तो बहुत कड़वी, वो बहुत ही चटपटी है। क्यों? क्योंकि हमारी जो टंग है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स है जो उस खाने का टेस्ट फील कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप उसके खाने को, टेस्ट को फील कर पा रहे हो। तो टेस्ट बर्ड्स के प्रेजेंस की वजह से आप खाने में टेस्ट पता कर पा रहे हो, ठीक है। तो सलाइवा रिलीज करेगा जो सॉफ्ट बनाएगा इसको। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? सलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप्स के होते हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज लेनी है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? तो हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हमने खाना खाया, ये इसका जो मेन रोल है, अब वो समझो। मेन रोल ये है, जैसे मैंने कोई भी खाना खाया, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। बक्कल कैविटी का जो मेन रोल है वो है कार्बोहाइड्रेट्स का खाना। कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। अब ये बहुत ही बड़ी चेन है, कार्बोहाइड्रेट छोटे नहीं है, ये बहुत ही बड़ी चेन है। तो हम, ऐसा नहीं है कि एकदम से लंबी, भैया आपको कोई रोटी दे दे, आपको कह दे ये पूरी रोटी है आप खा जाओ, तो आप ऐसा थोड़ी उस पूरी रोटी को ऐसे डाल दोगे मुंह में। नहीं, आपको तोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो आप खा सकते हो उसको। ऐसे ही हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, ये बहुत बड़ी चेन है, बहुत बड़े पार्ट है। आपको इनको तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे पार्ट में, तब जाके आप इसको कंज्यूम कर पाओगे। तो बक्कल कैविटी, ध्यान से सुनना, बक्कल कैविटी का जो मेन रोल है वो है कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना और सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, ग्लूकोज की फॉर्म में लाना, तोड़ना इसको, ठीक है। और वो कौन काम करेगा? ये काम करेगा सलाइवा। सलाइवा, ये काम कौन करेगा? सलाइवा। कैसे? ये स्टार्च क्या होता है? वो भी कार्बोहाइड्रेट से होते हैं, स्टार्च। इसको तोड़ेंगे, ग्लूकोज के फॉर्म में लेके आएंगे, यहां से हमें ग्लूकोज मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है हमारे पास? पहला पॉइंट जिसके बारे में हमने पढ़ा है दैट इज बक्कल कैविटी। क्या होती है, किस तरीके से वो फंक्शन करती है, किस तरह से काम करेगी, उसके बारे में हमने देखा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इसके आगे, सेकेंड पार्ट दैट इज ईसोफेगस। देखिए, ईसोफेगस से पहुंचने से पहले अब एक बात को समझना, जैसे ही आप खाना खाओगे, जैसे आपने खाना खाया, यहां से मुंह से ये खाना अंदर जा रहा है, ऊपर आप देखोगे तो हम नाक से सांस ले रहे हैं। ध्यान से सुनना, ऊपर हम नाक से सांस ले रहे हैं, ये दोनों के दोनों, जहां से हम नाक से सांस ले रहे हैं और हम खाना खा रहे हैं। कई बार आपने खाना खाते टाइम में देखा होगा कि आपके पापा बोल देते हैं कि बेटा देख, खाना खाते टाइम में ना तो बातें करनी है, ना बोलना है, बोलते नहीं है, चुपचाप खाओ खाना। अब कहोगे कि ऐसा क्यों? खाना खा रहे हैं तो उसमें हमें चुप करने के लिए क्यों बोला है? बातें कर सकते हैं ना, अब तो बैठे, सारी फैमिली बैठी है तो चलो बात कर लेते हैं। नहीं, क्यों? उसका रीज़न समझिएगा। क्योंकि जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना मुंह से जाएगा फूड पाइप में, इस तरीके से जा रहे हैं, ऊपर नाक है, नाक से हम सांस ले रहे हैं, वो भी ये आ रहा है। तो देखो, जहां पे दोनों के दोनों सेम पाइप पे आके मिल जाते हैं, दोनों के दोनों, इधर से आप सांस ले रहे हो, इधर से आपने खाना खाया, दोनों यहां आके एक जगह पे मिल जाते हैं। दोनों का रास्ता एक है, दोनों का रास्ता सेम रास्ता है, ठीक है। ऊपर से सांस आया, नीचे से हमारे पास में क्या? खाना आया, मुंह से खाना आया, दोनों का सेम रास्ता है। और यहाँ से हमारे पास ये दोनों अलग होते हैं, जो एक तरफ तो ये खाना नीचे चला जाएगा और एक तरफ ये हवा साइड में आ जाएगी, इसको बोलते हैं विंड पाइप में। और ये है हमारे पास फूड पाइप। शुरुआत में जब ये चलना शुरू करती हैं तो ये दोनों एक साथ चलती हैं,
और फिर आगे ये दोनों एक से दूसरी से अलग होती है। इस पार्ट को बोलते हैं, जहां पे दोनों एक दूसरे से अलग होती है, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स जहां से दोनों अलग होती है, जहां पे दोनों मिलती हैं, जहां पे दोनों मिलती हैं उसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, ऊपर से हमारे पास में फूड पाइप आ रही है, मुंह से फूड पाइप आ रही है, और नाक से विंड पाइप आ रही है, दोनों एक जगह पे मिलती है, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना इस चीज को। अब यहां पे एक बात सोचो, अब खाने में कोई कोई ऐसा सिस्टम तो लगा नहीं है कि जिसके अंदर हमने कोड डाल दिया कि हाँ भी खाना तेरे को फूड पाइप में ही जाना है। खाने को थोड़ी पता है कि इसको फूड पाइप में जाना है या विंड पाइप में जाना है। इसके लिए तो क्या है, इसके लिए दोनों चीज़ें बराबर है, तो ये तो किसी में भी जा सकता है। अगर ध्यान से सुनना, अब जैसे मान लो सपोज करो मेरे सामने कोई ऐसा सिस्टम लगा दिया जाए, एक इधर से कुछ आ रहा है, एक इधर से कुछ आ रहा है, तो भाई आप इसको रोकोगे कैसे? तो नेचर ने इसके लिए यहाँ एक सिस्टम बनाया, यहाँ एक गेट बना दिया। किसके लिए बनाया? विंड पाइप के लिए। विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एपीग्लोटस। एपीग्लोटस क्या है ये विंड पाइप के ऊपर कवर करने वाला एक ढक्कन है, जो क्या करेगा? अप डाउन इस तरीके से, जैसे क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है। ये क्या कर रहे हैं? जब ये बंद रहेगा तो खाना इसमें चला जाएगा। अगर गलती से हम बात कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हंसते हंसते हम खा रहे हैं, तो गलती से ये ढक्कन ओपन रह गया, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो हवा की वजह से ये खुला रह गया। और अगर खुला रह गया तो खाना इसके अंदर चला गया, तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कई बार देखा होगा, खाना खाते टाइम पे अचानक से हमें खांसी चलना शुरू हो जाती है, अचानक से खांसी चल पड़ेगी और सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सोचो, अगर खाना फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला गया तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए कौन होगा? एपीग्लोटस। क्या होता है? एपीग्लोटस। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो अब खाना हमने देखा किस में गया? फूड पाइप में गया। फूड पाइप से अब ये जा रहा है, फूड पाइप क्या है? फूड पाइप एक तरीके से इसी को बोलते हैं हम ईसोफेगस। ईसोफेगस ये क्या है? ये फूड पाइप है। ये क्या है? फूड पाइप है, जो कहां से कहां कनेक्टेड है? जो बक्कल कैविटी से कनेक्टेड है, और नीचे जाके किससे मिल जाएगी? स्टमक से। किससे मिल जाएगी? स्टमक से। पॉइंट क्लियर? बक्कल कैविटी से जुड़ी हुई है, जहां से खाना आया। कौन सा खाना आया? टूटा हुआ, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट्स डिसोसिएट हो चुके हैं। किसमें? ग्लूकोज में। टूटा हुआ खाना किस में आ रहा है? ईसोफेगस में। और ईसोफेगस से फिर ये स्टमक में जाएगा। ठीक है, अब कहोगे कि ईसोफेगस से खाना किस तरीके से? हम यहाँ से तो चलो ठीक है, हमने मुंह में से ऐसे डाला और फिर वो नीचे जा रहा है, कैसे? क्या इसमें ग्रेविटी लग रही है? क्या खाना नीचे जो जाने लग रहा है, क्या वो ग्रेविटी के साथ जा रहा है? नहीं, कोई ग्रेविटी नहीं है उसमें, क्योंकि ईसोफेगस के मोमेंट की वजह से और वो खाना नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि इसमें ईसोफेगस की जो ये मोमेंट है, उससे खाना धकेलते धकेलते नीचे की तरफ जा रहा है। पुश होते हुए खाना नीचे की तरफ जाएगा। अब कई बार देखोगे आप, स्टमक रेडी नहीं है खाने को एक्सेप्ट करने के लिए। खाने को एक्सेप्ट करने के लिए स्टमक रेडी नहीं है। भैया आप किसी दोस्त के घर जाओ, ठीक है, आप रेगुलर जा रहे हो, नॉर्मली जा रहे हो, आज आपके दोस्त का खेलने का मन नहीं है, तो आपको क्या कहेगा? चला जाए यार, मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना, आप जाओ यहाँ से। आप कहोगे कि नहीं तू खेल, और वो आपको बार बार कहेगा नहीं खेलना, मुझे चाहिए। ऐसा ही स्टमक के साथ होता है। स्टमक का हर दिन काम क्या है? फूड आ रहा है उसको लेना, फूड आ रहा है उसको लेना है। आज स्टमक का मूड नहीं है कि वो फूड ले, तो फिर ये क्या करेगा? उसको वापस से निकाल देगा बाहर। इसी को हम बोलते हैं वॉमिटिंग। वॉमिटिंग आ गई। कई बार होता है ना कि आपने खाना खाया और खाते ही आप एकदम से वॉमिट कर जाते हो। क्यों? क्योंकि स्टमक रेडी नहीं है, खाने को लेने के लिए रेडी नहीं है, तो उसने वापस से खाना बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो सारा खेल किस में हो रहा है? ईसोफेगस की वजह से हो रहा है।
ये क्या है? फूड पाइप। क्लियर? कहाँ लेके जाएगा खाने को? स्टमक में। पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? ईसोफेगस समझ आ गया? ठीक है। इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। ईसोफेगस सिर्फ खाने को उठाएगा और स्टमक तक लेके जाएगा। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, थर्ड ऑर्गन पे, दैट इज स्टमक। इसको समझते हैं। अब ध्यान से सुनना। अब आता है रोल स्टमक का। ये क्या है? देखिए, मैं कुछ भी खा रहा हूं, फूड पाइप से होते हुए कहाँ जा रहा है? स्टमक में। कुछ भी खाया, खा गया स्टमक में। अब एक बात देखो, आपने खाया, इस तरीके से होता है ये, कुछ इस तरीके से, इस तरह से होता है। ठीक है? जो भी आपने खाया वो सारा यहाँ पे जा रहा है, ये एक तरीके का क्या है? बैग है, एक तरह का बैग है। भाई आपने जो भी खाया वो सारे का सारा इसमें स्टोर होने लग रहा है। जा रहा है या नहीं जा रहा? तो ऐसा तो है नहीं ये छोटा सा होगा, और छोटा सा है तो हमारे पास में हमने कह दिया कि भाई खाना खाया और लो भाई हमारा तो पेट भर गया। नहीं, ये एक बड़ा बैग की तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है? जिसकी शेप फ्लैट यू शेप का, फ्लैट यू शेप। कुछ जगह पे इसको जे शेप भी बोलते हैं, कुछ जगह पे इसको फ्लैटेंड यू शेप भी बोलते हैं। बात एक ही है। ठीक है? पॉइंट क्लियर है? खाना यहां से आया, इसके अंदर आ गया। क्लियर? अब ये बहुत बड़ा ऑर्गन है, ध्यान रखना। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो यही है। ठीक है? लेंथ में नहीं, बड़ा, इस तरीके से हम बात करें, चौड़ा जो है ये यही है। ठीक है? जिसमें खाना आया यहां पे स्टोर हो रहे हैं। क्लियर? अब इसका क्या काम है? इसका काम ये है, ये एसिड रिलीज करता है, HCl। अब कहोगे HCl रिलीज हो रहा है? हाँ, HCl मतलब इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है? देखो, समझना, ये क्या काम करेगा, किस लिए ये हेल्प करेगा, किस तरीके से डाइजेशन में हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा, जैसे हमने कोई खाना खाया, जैसे हम गंदे हाथ से खाना खा लेते हैं। हम कोई काम कर रहे थे, अचानक से किसी ने हमें कुछ दे दिया खाने को, हमने वो डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया। अब देखो, हमारे हाथ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज चिपके हुए हैं, तो वो बैक्टीरियाज खाने के साथ में हमारे पेट में चले गए। अब वो बैक्टीरिया अगर हमारे पेट में चले गए, तो अगर वो बैक्टीरिया रह गए शरीर में तो हमें बीमार कर देंगे। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमारे शरीर में स्टमक काम करता है और वो HCl रिलीज करता है। ये क्या है? एसिडिक है, एसिड है ये, जो स्टमक में एसिड रिलीज करके रखता है। ये एसिड एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबैक्टीरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बैक्टीरिया बाहर से आया खाने के साथ में, उसको वहां पे मार देगा, उसको हटा देगा। कि भाई खाना सिर्फ फ्रेश होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह से ये काम करेगा। जब कभी कभी देखा होगा आपने, कई बार आपको ऐसा फील होता है, जैसे आप लंबी सीटिंग कर जाओ तो आप देखोगे कि आपके पेट में जलन होने लग गई है। वो जलन कुछ नहीं है, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। आपके पेट में एसिड ज़्यादा हो गया, एसिडिटी हो गई। आप इनो ले लेते हो कि मेरे को तो एसिडिटी हो रही है, क्या करूँ? तो इनो ले लो। वो क्या है? वो यही है कि हम बाहर से बेस डाल रहे हैं। अभी जो हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम एसिड एंड बेस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ देखोगे कि जब हमने बेस लिया तो एसिड और बेस मिलकर वाटर बन जाता है। कैसे बनता है वो आगे चल के समझेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो आपने एसिड लिया, यहाँ से एसिड कंज्यूम हुआ, उस एसिड की वजह से ये बैक्टीरिया फ्री हो जाता है खाना। ठीक है? एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी करता है ये। ठीक है? पॉइंट क्लियर? अब ये जो स्टमक है ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? स्टार्टिंग तो इसकी कहाँ से? ईसोफेगस से है। और फिर ये एंडिंग किसमें है? तो इसकी एंडिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कहाँ पे जुड़ा हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। पॉइंट समझ में आ गया? स्टमक का रोल समझ आ गया? ठीक है, अब समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, अब एक वो होता है ना कि जहाँ पे, सॉरी, एक चीज़ और समझ लो, स्टमक का एक पॉइंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टमक का रोल समझिएगा। स्टमक क्या काम करेगा?
स्टमक जो प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन्स इन इसको डिकम्पोज करेगा, इसको तोड़ देगा। इसका ब्रेकडाउन, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन एमिनो एसिड्स में तोड़ देगा। प्रोटीन्स को तोड़ेगा, एमिनो एसिड में ले आएगा। क्या होंगे आगे चल के समझेंगे। सिर्फ ये ध्यान रखना है, प्रोटीन्स का डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में। जैसे हमने देखा ना, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के ग्लूकोज में लेके आता है कौन, बक्कल कैविटी। वैसे ही स्टमक प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करेगा एमिनो एसिड में, उनको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन सारा का सारा जो डाइजेशन का काम है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। मतलब क्या है? देखो, मतलब ये है, जो भी हमने खाना खाया है, जो भी, वो फाइनली जाके गिर जाएगा कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो भी हमने कंज्यूम किया वो यहां जाके गिरेगा। नाम इसका स्मॉल है, नाम में स्मॉल है, लेकिन एक्चुअल में स्मॉल नहीं है। इसकी लेंथ 7.5 मीटर होती है, 7.5। ठीक है, हाँ, ये क्योंकि पतली कोइल्ड फॉर्म में ये बिखरी होती है, फैली होती है, जिसकी वजह से हम इसको स्मॉल बोलते हैं। अदरवाइज ये स्मॉल नहीं है। इसकी लेंथ 7.5 मीटर होती है। अब क्या रोल है इसका, देखो समझना। अब यहां पे मैं कुछ ग्लैंड्स की तरफ लेके चलता हूं, पहले उनको भी जान लेते हैं। लीवर के बारे में जान लेते हैं, गोल ब्लैडर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, और पैनक्रियाज के बारे में जान लेते हैं। गोल ब्लैडर और पैनक्रियाज, ये क्या है? देखो, जब हम बात करते हैं, आप एक बारी इधर देखना, ध्यान से देखना। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, ये जो हमारा शरीर है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, यहां पे हमें देखने को मिलेगा हार्ट और लंग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर वाला, लंग्स और हार्ट देखने को मिलेगा। यहां पे होता है डायफ्राम, एक होता है डायफ्राम जो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। डायफ्राम ऊपर वाले पार्ट में, एक ऊपर का पार्ट हो गया, एक नीचे का पार्ट हो गया, लोअर पार्ट। तो जो हमारा जितना भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, स्टमक हो गया और उसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, गोल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सारे के सारे नीचे वाले पार्ट में आते हैं। डायफ्राम उसको डिवाइड कर रहे हैं, डायफ्राम उसको सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं एब्डोमन। क्या बोलते हैं? नीचे वाले पार्ट को एब्डोमन बोलते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो, ये हमारे पास में है क्या, दैट इज डायफ्राम। तो ऊपर वाला पार्ट है वो अलग है, नीचे वाला पार्ट है वो अलग है। तो ये है एब्डोमन, नीचे वाला पार्ट एब्डोमन। तो ये जो शुरुआत है इनकी, ये एब्डोमन में सबसे ऊपर वाला पार्ट, सबसे ऊपर लीवर होता है एब्डोमन में। ठीक है, एब्डोमन का ऊपर वाला पार्ट लीवर होता है, राइट साइड में होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये सबसे बड़ा ग्लैंड है, बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लीवर होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? लीवर का काम है एक जूस रिलीज करना, बाइल जूस रिलीज करना, बाइल डक्ट, बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस रिलीज करना। अब पूछोगे ये क्या है? देखो, ये बाइल जूस रिलीज करेगा, ठीक है, इसको स्टोर करेगा गॉल ब्लैडर में, इसको स्टोर करेगा गॉल ब्लैडर में। ध्यान से समझना अब इस चीज को। ये बाइल रिलीज करेगा। बाइल का मतलब क्या होता है? पित्त। एक्चुअल में इसको हिंदी में बोलते हैं पित्त। क्या होगा? ये देखो, ये जो बाइल जूस है, ये भी कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मन में आया और वैसे ही रिलीज होने लग गया, नहीं, ये कोई ना कोई तो काम करेगा, इसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी। और इंपॉर्टेंस क्या है? हमने पीछे पढ़ा क्या, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े, और न्यूट्रिएंट्स में हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमने देखा ये कार्बोहाइड्रेट्स किसने तोड़ दिए? बक्कल कैविटी ने तोड़ दिए, बक्कल कैविटी ने तोड़ दिए। फिर हमने देखा प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को किसने तोड़ दिया? तो हमने देखा स्टमक ने तोड़ दिया। अब तीसरी चीज होती है फैट, उसको कौन तोड़ेगा? तो उसको तोड़ने के लिए हमारे पास में हेल्प होती है बाइल जूस की। ये बाइल जूस
डिकम्पोज करेगा या ब्रेक डाउन करेगा फैट्स को, फैट को करेगा, फैट को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फैट का ब्रेक डाउन। बाइल किस में स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में। किसमें स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, अब ध्यान से सुनो, पैनक्रियाज ये भी एक ग्लैंड है, ये भी एक ग्लैंड है। ये स्टमक के जस्ट पीछे होते हैं। गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, ये लीवर के नीचे होता है, लीवर से कनेक्टेड होता है गॉल ब्लैडर, क्योंकि ये इसका स्टोर हाउस है, इसके अंदर स्टोर करेगा। पैनक्रियाज कहाँ होता है, पैनक्रियाज होता है स्टमक के जस्ट बगल में। ठीक है, यहां से रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ये सारे के सारे क्या काम करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये जो भी रिलीज करेंगे, जो भी रिलीज करेंगे, वो सारे का सारा कहां डाल देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हम यहां पे अभी समझ रहे थे ना कि ये रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा, जो भी रिलीज होगा उसको संभालने वाला आखिरी में कौन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहेंगे कि लो भाई, हमारी तरफ से ये लो अमानत, अब तेरा काम है, जो करना है वो कर। क्या किया, लीवर ने जो रिलीज किया कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। गॉल ब्लैडर ने किया कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाज ने रिलीज किया कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये सब मिलके क्या करेंगे, डाइजेशन। जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ खाने का जो पार्ट है, वो सारा यहां पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पे सब मिलके इसको अब एब्जॉर्प्शन का काम करवाएंगे। मतलब क्या है, अब देखिए, अब ध्यान से सुनना। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। जो भी खाना आया यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, फिंगर लाइक, इनको बोलते हैं विली। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। कार्बोहाइड्रेट से किस में टूट गए थे, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट से वो ग्लूकोज में टूट गए थे बक्कल कैविटी से। जब आप स्टमक की बात करोगे तो उसने प्रोटीन्स को तोड़ दिया था। प्रोटीन्स को किस में, एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड्स में। उसके बाद लीवर ने, पैनक्रियाज ने, इन्होंने फैट्स थे उसको तोड़ दिया था ग्लिसरॉल में या फैटी एसिड्स में। ग्लिसरॉल हो गया फैटी एसिड्स में। अब देखो, ये आ गए सिंपलर फॉर्म, छोटी छोटी फॉर्म, कि हाँ भाई ये टूट के आ गए। अब बॉडी कहेगी, अब स्मॉल इंटेस्टाइन कहेगा कि हाँ अब ये जो चीजें हैं ना, इनको मैं डाइजेस्ट करवाता हूं बॉडी के लिए। ये चाहिए था मुझे ये चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन, इनका कोई काम नहीं है इसके पास, ये सब ऊपर से टूटते आ रहे हैं। कह रहे हैं मुझे अब ये चाहिए। ये विली इन सब को ट्रांसपोर्ट करना शुरू करेगी। जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, ये इनसे टकराते और बॉडी के अंदर, जैसे आप मान लीजिए, सपोज करो मैं आपके सामने कह दूं कि यहाँ पे पानी गिर गया, ठीक है, तो क्या करना है, इसको एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, इस पर कपड़ा डाल दो एक, तो कपड़ा क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। वैसे ही ये जो छोटे छोटे फॉर्म यहाँ पे आए हैं, डिसोसिएट होके ये जो फॉर्म बनी है, ठीक है, ये सारी की सारी ऑर्गन्स को ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। कौन करेगा, ये विली करेंगे। ये जब ऑर्गन्स को ट्रांसफर करेंगे तो ये ऑर्गन्स इनको उठाएंगे और उठा के कहेंगे कि भाई चलो इनको एब्जॉर्ब करवाते, ब्लड वेसल्स के थ्रू इनको पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में इनको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। विली क्या करेंगी, एब्जॉर्प्शन करवाएंगी, यहां से जो इंपॉर्टेंट और चीजें निकलनी है वो निकालेंगी। जो भी बचेगा वो सारे का सारा ब्लड वेसल में चला जाएगा। ब्लड वेसल में जो डाइजेस्ट हुआ, जो इंपॉर्टेंट है, यहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। जो भी इंपॉर्टेंट यूजफुल जो भी पार्ट है वो सारा निकला, ब्लड वेसल्स के थ्रू शरीर में चला गया, डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रहा है, पूरी बॉडी में चला गया, डिफरेंट ऑर्गन्स में। और ऑर्गन्स में जाके अब ये वहां जाके क्या बनेगा, वो अलग अलग ऑर्गन्स अपना अपना काम देखेंगे। जैसे एमिनो एसिड ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन में गया, वहां पे प्रोटीन्स बने,
जिससे ग्रोथ होने लग रही है, हमारे शरीर की ग्रोथ होने लग रही है। खाना खाया, ग्रोथ हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि वो प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में टूटे थे, ब्लड वेसल के थ्रू अब वो ऑर्गन में आए, उन्होंने वापस से प्रोटीन बनाया है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने यहां से ट्रांसफर कर दिया ब्लड वेसल के थ्रू, इस खाने से जो भी निकला उनको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। क्लियर? अब एक बात सोचो, कोई जरूरी थोड़ी है जो भी खाया हमने वो सारे का सारा ही कंज्यूम कर ले। सारे का सारा यूजफुल थोड़ी हो सकता है, जितना खाया वो सारा यूजफुल थोड़ी हो सकता है। हो सकता है उसमें से कुछ पार्ट ऐसा होगा जो अनडाइजेस्टेड होगा, अनएब्जॉर्ब्ड होगा। सारे का सारा तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ना, कुछ तो पार्ट होगा जो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये कहां चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन क्यों है? इसका साइज एक्चुअल में लार्ज नहीं है। साइज तो इसका कितना है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। और स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज कितना था? 7.5 मीटर। लगभग 5 गुना, 5 टाइम्स। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये मोटी होती है, ये मोटी होती है इस तरीके से, ठीक है, मोटी होती है, इसलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल देते हैं। क्लियर? ठीक है। अब ये क्या काम करेगा? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वहां से वाटर को एक्सट्रैक्ट करेगा, कि जो बचा हुआ पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, उसको बॉडी के लिए निकालेगा कि चलो अब यहां से पानी निकालो। हो सकता है यहां पे कुछ सोल्ट हो जो इनको एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करे, जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए थे उनको वाटर को, दूसरा सॉल्ट को एब्जॉर्ब करवाएगा कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? और यहां से इनको बाहर निकालेगा। क्लियर? तो हमारे पास में अब जो भी सेमी सॉलिड हो सकता है, हमारे पास में सारे का सारा तो यूज नहीं हुआ, सारे का सारा तो पानी नहीं था, कुछ तो बचा ना सॉलिड। भाई किसी भी चीज में से पानी निकल गया तो अब वो चीज कैसी होगी? सॉलिड हो गई, हार्ड हो गई है वो। तो उस वेस्ट को, सेमी सॉलिड को बाहर निकालेगा, रेक्टम में जाएगा। इसका जो एंड होता है उसको बोलते हैं हम रेक्टम। एंड को क्या बोलते हैं? रेक्टम। और रेक्टम से होते हुए ये वापस किस में? एनस में, जिसको हम फीकल बोल देते हैं। जो एक तरीके से हम कहते हैं वेस्ट है, वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, क्या है वो? अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कंज्यूम, जितना हमने उससे एनर्जी निकालनी थी वो निकाल चुके हैं, अब ये अनडाइजेस्टेड फूड है जो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, बॉडी को क्या कर दिया? वेस्ट को बाहर निकाल दिया। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारे पास में डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, मैं आपके सामने एक बार दोबारा से बना देता हूं, एक टेबल बना देता हूं, जो सारे का सारा जो अभी तक पढ़ा है हमने, उस कंप्लीट का कंक्लूजन आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या? देखिए, लास्ट है 5 मिनट, जिसमें हम देख लेते हैं एक बार टेबल, किसने क्या काम किया है, क्या काम हुआ है उसका। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमारे पास में है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी ये क्या काम कर रही है? ये कॉम्प्लेक्स किसका? कार्बोहाइड्रेट्स को डिसोसिएट कर रहे हैं और किस में? ग्लूकोज में ला रहे हैं, ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा हमारे पास में ईसोफेगस है। ईसोफेगस, इसका कोई रोल नहीं है, ईसोफेगस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ खाने को नीचे की तरफ पुश किया है। उसके बाद हम देखें स्टमक, तो स्टमक में क्या हो रहा है? स्टमक में HCl गैस रिलीज हो रही है, HCl रिलीज हो रहा है, एसिड है। इसने प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया, प्रोटीन को किसमें? एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड्स में तोड़ दिया। क्लियर? अब उसके बाद हम देखते हैं लीवर। लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, गॉल ब्लैडर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने अंदर से रिलीज किया किसको? बाइल को, जो क्या काम करेगा? फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा, किसमें? फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में, इस तरीके से। फिर हम देखते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये क्या करेगा? पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस
रिलीज करेगा। ठीक है, इस सारे को किस में भेज देगा ये, इन सबको किस में भेज देगा, इन सबको भेज देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ट्रांसफर कर देगा ब्लड वेसल के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू कहां पे, बॉडी के ऑर्गन्स में। और जो ये तो सारा का सारा क्या है, डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड होगा, अनडाइजेस्टेड वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारे पास में लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, वहां से वाटर निकालेगा, वहां से सॉल्ट निकालेगा, और जो भी बचेगा, जो भी वेस्ट बचेगा उसको एनस के थ्रू बाहर निकाल देगा। ये है हमारे पास में कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम, बॉडी में जो डाइजेशन सिस्टम है वो। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। तो ये है हमारे पास में ह्यूमन बॉडी का डाइजेशन सिस्टम, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, किस तरीके से वेस्ट है वो बाहर निकलता है फीकल की फॉर्म में। क्लियर, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया, समझ आया। अगर यदि ये समझ आया है तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।